खुशामदीद ख़वातीनो हज़रात, शाहजहानाबाद की इन तिलिस्मी गलियों में आप सभी मेहमान खुसूसी का आवारागर्द आकाश जैन जुनूनी की ओर से सलाम कबूल हो। सलाम सलाम। आज फिर आके हमरे सपने में अड़ंगी लगाने। हम अड़ंगी लगा रखे थे कि तुम लगा रखे हो। अब्बा जहाज में काम करते थे, उसी में मर गए। अब बहुत डर लगता है। मुझे काम से निकाल दिया। तो संभल कर बैठना हुस्न लैला देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। ललन टॉप पे बहुत बहुत स्वागत है टीम। एक ऐसी वियर्ड और विरली सी फिल्म का जिसका तकरीबन 3-4 साल से लोग इंतजार कर रहे थे। सनडांस में उसका सिलेक्शन हुआ था, तब से वेट था। फिर मामी में भी स्क्रीन हुई थी। मुझे याद है 3 साल पहले फिल्म फेस्ट का एक ट्रेलर आया था, तो मैंने उस पर कॉपी की थी और वीडियो हमने किया था। तब उसका रिएक्शन बहुत अच्छा आया था, मतलब लोग वेट कर रहे थे। फिर काफी समय लगा और अब थिएटर्स में 10 जून को फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म का नाम है घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रिया हूँ। मतलब वर्ल्ड सिनेमा की जो ऐसी फिल्म्स है जिनके बहुत लंबे टाइटल्स हैं और वो हमारे साथ रह गई हैं आज तक, और बहुत अमेजिंग फिल्म्स रही हैं, शायद ये उसी में से एक है। मैंने फिल्म भी देखी है, तो हम फिल्म पे भी बात करेंगे। हमारे साथ फिल्म के बहुत 4 खास मेहमान है, बेसिकली कोर टीम जिनको आप कह सकते हैं, जिन्होंने फिल्म को क्रिएट किया है। अनामिका जी हमारे साथ हैं। अनामिका जी ने डायरेक्ट की है, राइट की है, और हमारे साथ सौम्यानंद जी हैं, डीओपी हैं वो फिल्म के। हमारे साथ रविंद्र साहू जी हैं, जो मेन एक्टर भी एक तरीके से हैं और क्रिएटिव्स में शामिल रहे हैं। और हमारे साथ शुभम, हमारे साथ लोकेश जैन जी हैं, जिनका बड़ा फनी और यूनिक सा कैरेक्टर है, और वो फिल्म के डायलॉग राइटर भी हैं और रिसर्च से भी एसोसिएटेड रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। फिल्म का टाइटल कहाँ से आया, इस पे बहुत से सवाल पूछे जा चुके हैं। मैं गेस करता हूँ कि शायद क्या रहा होगा। ये एक ह्यूमर भी है और एक तंज भी है। बिल्कुल वो तंज जो, मतलब पूरी फिल्म में मुझे न तो जलेबी दिखती ना घोड़ा दिखता है, लेकिन लेकिन एक ये ताना है कि घोड़े जलेबी खा रहे हैं, तुमको दिख नहीं रहे हैं। एक ताना ये है। दूसरा ताना ये है कि बकवास मत करो, कल कुछ और रहा है और तुम बातें कुछ और कर रहे हो। तीसरा ये है कि सब कुछ ऑब्वियस है, दिखता नहीं है कि आंखें नहीं है तुम्हारे पास। शायद ये 3 इंटरप्रिटेशन। आप बताइए कि करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है और ब्रीफली उसकी जेनेसिस क्या रही टाइटल। मैं जेनेसिस कहती हूँ और इंटरप्रिटेशन को चलने दीजिए, क्योंकि यही तो मजा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका इंटरप्रिटेशन, और जो भी देखेगा वो अपना ही इंटरप्रिटेशन निकालेगा। मगर इसकी शुरुआत तो ऐसी हुई थी कि हमारी एक आंटी थी जो पुरानी दिल्ली में सीखती थी म्यूजिक। तो हम जब जरा छोटे थे, करीब 16-17 के, तो उन्होंने कहा भाई मैं गई थी पुरानी दिल्ली और तांगा रोकने की कोशिश करी, तो तांगे वाले ने कहा बीबी घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ। तो ये जो था मतलब ये जहन में रहा, और उसके बाद जब लिखना शुरू किया तो लगा कि ये ही टाइटल अब इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसका मतलब जेनेसिस है। और वैसे घोड़े और
दूध जलेबी का एक ट्रेडिशन भी है बहुत सारी यूपी के इलाकों में और दिल्ली के इलाकों में, मगर और ये है कि इंटरप्रिटेशन तो बहुत सारे निकल रहे हैं, और जितने लोग फिल्म देखें उतना जिस तरीके से वो सोचें। फिल्म को आप कितने जगह पे दिखा रहे हैं, कितनी स्क्रीन्स में दिखा रहे हैं, कहाँ कहाँ दिखा रहे हैं? हम लोग दिल्ली में दिखा रहे हैं अभी फिलहाल तो 2 स्क्रीन्स हैं, डिलाइट है, बसंत कुंज है। बॉम्बे में मेट्रोपोलिस, ये क्या नाम है, सिनेपोलिस है, और मूवी मैक्स है सायन में, और क्या नाम है, पुणे में भी है, और लखनऊ में भी एक स्क्रीन है। अभी कलकत्ता का की बात अभी चल रही है अभी, और जयपुर में भी दिखा रहे हैं। ये आप ये बताएं कि इसको आपने डिसाइड कैसे किया कि इसको थिएट्रिकल रिलीज देंगे, क्योंकि आमतौर पर ऐसी फिल्म्स को लेके हमने तकरीबन 6-7-8 साल पहले ऐसी फिल्म्स आती थी तो कई बार ऐसा होता था कि शो नहीं मिलते थे तो फैंस कहते थे कि भाई इतना अमाउंट में हम देखने को रेडी, इतने लोग आप दिखाइए। आपने कैसे डिसाइड किया कि इन शहरों में वो लोग हैं जो देखने को रेडी हैं, या एटलीस्ट आपके जो पर्सनल संपर्क रहे होंगे उन्होंने आपको आइडिया दिया होगा कि यार यहाँ लोग वेट करें, यहाँ आप दिखाइए, अच्छा रहेगा? हम लोगों ने एक तो हमारा ये तय था, क्योंकि मजबून ऐसा है जिसमें स्ट्रीट वाले हैं, लोडर्स हैं, और क्या नाम है, पिक पॉकेट्स हैं, तो ये हम लोगों ने सोचा था कि भाई हम वापस इस फिल्म को उनके पास ले जाएंगे। तो हमारी ये जिद थी कि हम जरूर इन जगहों पे ले जाएंगे, और हमने कोशिश करी है अभी भी कि हर जगह में एनजीओज हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनसे भी हमारा संपर्क है कि आप अपने लोगों को, आम लोगों को भी लेके आइए। और पुरानी दिल्ली में भी लोकेश सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने थिएटर का काम कर रहे हैं, तो वहां भी उनसे पूरा वादा किया सदर बाजार से कि आप आइए, क्योंकि ये फिजिकल मीटिंग बहुत जरूरी है। ओटीटी में आम इंसान शायद देखे ना देखे, तो हम लोग बहुत मतलब चाह रहे थे, और इसी तरीके से, और हर जगह क्योंकि हम थिएटर वाले हैं तो हर जगह थिएटर किया हुआ है, तो कुछ कुछ हमारा एक हल्का फुल्का दर्शक बना हुआ है। ये भी फिल्म का ओटीटी रिलीज को लेके भी आपने प्लान कर रखा है? कोशिश कर रहे हैं, अभी कुछ निर्धारित नहीं। अच्छा, मगर जो हमने नोट किया है इस फिल्म को लेके खास बात ये है कि ये बड़ी स्क्रीन के अंदर जो है पूरे साउंड के साथ में इस फिल्म का जो असली जो कैरेक्टर है वो निकल के आता है। ओटीटी में क्या है कि कुछ चीजें लिमिटेड हो जाती हैं, तो हमारी ये कोशिश है कि वो बड़े पर्दे पर ही रिलीज हो पहले, कम से कम अधिकतर जो दर्शक है वो बड़े पर्दे से ही उसको देखे पहले, सबसे पहले। तो यही अनामिका जी की भी और हम लोगों की यही कोशिश थी सबसे पहले। मैंने जब ये फिल्म देखी और जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे एक फिल्म की इंस्टेंटली याद आई, वो थी ओम दर बदर। ओम दर बदर की जो एक तरीके से कहें वियर्डनेस कहें, ये एक तरीके से कहें कि जो समझ नहीं आती है कि हो क्या रहा है, बहुत दिमाग खपाना पड़ता है कि हो क्या रहा है, और वो दिमाग खपाने के लिए हम देखते हैं बेसिकली जो एक सर्टेन आर्ट की कैटेगरी में कोई सिनेमा चला जाता है उस कैटेगरी में। तो मुझे वो जो एक हाइब्रिड होती है पूरी फिल्म, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी सर्टेन फॉर्म है, कई चीजें इसमें मर्ज हो रही है, जॉनर्स मर्ज हो रहे हैं, तो मुझे उसका बड़ा एक उसकी बड़ी याद है। मुझे लगता है इसका आज के समय में एक नया रेफरेंस पॉइंट बन सकता है। तो मेरा ये सवाल है कि ये जो आप हाइब्रिड जो आपने इसको बनाया, तो आपकी जो पूरी टीम थी इसके मन में क्या विचार था इसको लेके कि हम ऐसी फिल्म बनाना चाहेंगे, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्री भी है, इसमें सिनेमा भी है, इसमें एनिमेशन भी है, इसमें मैजिकल रियलिज्म भी है, तो ये ऐसे फिल्म दिखेगी, हमको ऐसा इसको बनाना, इसको लेके आप लोगों में क्या डिस्कशंस हुए और कैसे आप? मुझे अच्छा लगेगा अगर इसमें सोमू भी बात करें, क्योंकि जब हमारे पास ड्रीम्स आई थी जो कि लोकेश ने डॉक्यूमेंट करी थी 2 साल तक, हमने एक क्वेश्चनेयर बनाया था और इन्होंने रिसर्च किया था, डॉक्यूमेंट किया था। फिर सौम्यानंद साही जो हमारे सिनेमा, उनके साथ, और अर्चना शास्त्री जी हैं और सौमित्र रानडे जो एनिमेशन में थे, अर्चना शास्त्री जो प्रोडक्शन डिजाइन, बहुत डिस्कशन हुआ था। और क्योंकि हर सपना अलग था, कोई कह रहा है कि मुझे मेरे ठेले में मुझे सब्जियां दिख रही हैं, उसमें मुझे बच्चों की शक्लें दिख रही हैं जो राख हो चुकी हैं, कोई कह रहा है कि सब रास्ते बंद हो रहे हैं, कोई कह रहा है मैं गंगा सूख गई है, मैं उड़ रहा हूं। तो ये बहुत अलग अलग तरीके के ड्रीम्स थे, and I think अच्छा होगा आप Somu, if you also speak and say. For me as a cinematographer, in cinema we have a baggage of realism, and so when I came to this project at the beginning,
when I was reading the script, I was imagining things with a level of realism in which is what we are trained to do, and which is what cinema also aspires to usually. And what the question of the dreams was really challenged that preconception we come to cinema with, because dreams you cannot treat realistically, because they are gestural, they some of them are intangible ideas. You can't create a picture for it. So so it was actually through the dreams that I also realized a very new form, which was I think belongs more to theater, which is what I learned from Anamika ma'am, which is that you don't need to realistically portray things, and the dreams became the challenge. But then I think that also is reflected in the rest of the film, which is that it is a new form which is coming from theater. And I think as a practitioner of cinema, it was a very new way of looking at things. That in theater, when you give a gesture and say this is a forest or this is a sea, you believe it. It is a forest or it is a sea. But in cinema, we often try to create that forest or the sea or whatever we. So over here, I think the form of the film is much freer than what we usually end up doing in cinema, because of the realism is almost a trap, that we end up trying to portray things in a way that we believe in a way that is similar to reality. So but the dreams also was the interviews were so fragmented. They were often jumps in images. So it really, I think that was the main challenge, which then I think got reflected in the rest of the film as well. मुझे आप ये बताइए कि फिल्म की शूटिंग और पूरा मेकिंग को लेके टाइम कितना लगा, क्योंकि आपने जैसे फिल्म शुरू होती तो लिखा हुआ आता है कि बहुत सारे इंटरव्यूज का हिस्सा इसमें से लिया गया। वो तकरीबन 60 या उससे ज्यादा इंटरव्यूज हैं। ठेले वाले हो गए या दिल्ली की सड़कों पे जो सामान खींचते हैं, पॉकेट मार्स हैं। अपने आप में एक यूनिक सी चीज है जो हमने पहले नहीं कभी देखी कि फिल्म के लिए ऐसा किया गया। तो वहां से उसका वो कंटेंट बना, फिर आपने उसको एडिट किया होगा, शूट किया है, रियल एक्टर्स हैं। बेसिकली कितना टाइम लगा, और इतना टाइम लगने के बाद क्या एक कहीं ऐसा समय आता है जब आप थोड़ा थकने लगते हो, या आपको लगता है कि वो मोटिवेशन उस थॉट के पीछे का ऐसा था कि कोई थकान नहीं, एनर्जी बढ़ती चलेगी, जितना लेट होते चलेगी उतना ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ता चला गया, ऐसा क्या था? मुझे लगता है कि एक तो इसको शुरू में जो फर्स्ट एडिशन था, जो करीब बहुत एक मिनिमल 25 पेज का स्क्रिप्ट था, वो मैंने लिखा था करीब, आप सोचिए, मुझे याद नहीं है, 2011-12 में। उसके बाद मैंने लोकेश को मैंने एक क्वेश्चनेयर बनाया था, और उसमें लोकेश को इनवाइट किया था कि आप प्लीज हमें हेल्प करिए, कोलैबोरेट करिए, क्योंकि ये पुरानी दिल्ली में बहुत सारा काम कर चुके हैं, कि आप जाके कम से 60-70, और एक सरिता साई है जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के साथ भी वो काम करती है, वो दिल्ली में नहीं है, वजीरपुर में है, मगर वो लेबर फोर्स लगभग एक ही है। कि आप जाके डॉक्यूमेंट करिए, और उसमें सोशल क्वेश्चंस थे। आपको किस चीज से डर लगता है, आपको कैसे सपने आते हैं, आपको क्या इमेजेस हैं जब आप बैठते हैं या ठेला चलाते हैं या गाना गा रहे हैं सड़क पे, क्या होता है आपके साथ, आपके पास पैसा है तो क्या, ऐसे करके सवाल थे। तो इनको ऑलमोस्ट 2 साल लग गए, क्योंकि इनको रिपोर्ट बनाना था। अच्छा है कि लोकेश बात करें। और तो ये हुआ। उसके बाद वापस इन्होंने जो डॉक्यूमेंट किया, वो मैंने फिक्शनल जो स्ट्रक्चर और कैरेक्टर्स बने थे, है ना, कि मतलब ये जो 4 मुख्य थे के पतरू जो है पिक पॉकेट जो रविंद्र साहू ने किया, फिर छदम्मी जो रघुवीर यादव ने किया, आकाश जैन जो लोकेश जैन ने किया, और लोडर लाल बिहारी। तो हमने फिक्शनल तो लिया था, फिर इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन को उसके अंदर स्लाइस किया। मान लीजिए फिक्शनल कैरेक्टर बोल रहा है पिक पॉकेट, मगर जो असली हमें डॉक्यूमेंटेड मटेरियल लोकेश की रिसर्च से मिला, उसको उसके साथ स्लाइस किया।
आप समझ रहे हैं? तो फिक्शनल और डॉक्यूमेंट्री का बहुत इंटरेस्टिंग एक हाइब्रिड बना। उसके बाद 2015 से हमने शूट किया, उसमें 3 शेड्यूल्स थे। 2016 खत्म हुआ, 6 महीने एडिटिंग में लगे, ऑलमोस्ट 4 महीने वीएफएक्स एनिमेशन इन सब में लगे। तो 2018 में जाके, मतलब आप सोचिए कि 8 साल लग गए हैं इसको पूरा का पूरा, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। मेरा ये बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी है कि एक्चुअली आप कोई फिल्म मेकर हो तो रोज सुबह उठ के आपको एनर्जी और मोटिवेशन और पैशन चाहिए होता है। घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप फिजिकली आप बीमार हो गए हो, लेकिन 8 साल तक इतना पैशनेट रहना, तो मतलब ये एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है, बहुतों से पूछा सवाल लेकिन फिर भी बनी रही कि क्या ड्राइव करता है आपको रोज सुबह उठ के किसी ऐसे एक प्रोजेक्ट के लिए लग जाना, जबकि इसका जो लालच है वो पैसा नहीं है कि इससे कोई पैसा आने वाला है, बहुत इसका लालच पैसा नहीं है। तो फिर वो क्या है बेसिकली, वो मैसेज कहना है, या जो पीड़ा जो आपने दिखाई है उन लोगों की जो आज के सिनेमा में ऑलमोस्ट 100% गायब है? मतलब बिल्कुल आपने सही पकड़ा। मैं चाहूंगी मेरे और टीम मेंबर्स इस पे बात करें, मगर मैं अपना बोल के फिर मैं रविंद्र, लोकेश या जो चीज ड्राइविंग फोर्स थी, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं। एक तो ये कि ये जो पूरी पॉपुलेशन है, इसके बारे में हमने धारणाएं बनाई हैं एक मध्यम वर्गीय होने के नाम, मगर हम जाके जूझ के पूछना कि रियली अच्छा, इसका जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन सबको मालूम है कि ज्यादातर प्रवासी कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, किन आर्थिक हालातों में आते हैं। इसके पहले मैंने वजीरपुर में बहुत सारा काम किया था, तो वहां भी बहुत सारी चीजें फीडबैक मिली थी, मतलब स्ट्रीट थिएटर हम लोगों ने किया था। तो मेन था कि ये जो पॉपुलेशन है, इसके ड्रीम्स के जरिए हम पॉलिटिक्स के अंदर घुसे, क्योंकि ये ड्रीम्स का हमें जैसे अगर वो कह रहा है कि मुझे ऐसे डेड बॉडीज दिखते हैं पुराने घर में, तो ये उसका क्या डर है उसके अंदर, और उससे पता लगता है कि ये पॉपुलेशन जो दिख रहा है कि सब करते करते उसके कॉन्शियसनेस में, आप चेतन में क्या क्या मतलब छिपा है, और ये चीज मजबून बिल्कुल ही नहीं आ रहा है आज। इवन पहले बॉलीवुड में आता था, अब लगभग वो खत्म हो चुका है। तो ये पैशन था और हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सीखने को मिला। जब ये क्वेश्चन है, जब इन्होंने डॉक्यूमेंट किया, आई वुड लाइक कि लोकेश भी इसके बारे में बात करें। अनामिका जी ने जैसे बताया कि उन्होंने जब मुझे ये सवालात दिए, और उससे पहले दिल्ली को जो है मैं अपनी निगाह से जी रहा हूँ एक लंबे अरसे से, क्योंकि मैं वहीं पे पैदाइश हूँ पुरानी दिल्ली का, और वहीं पे अभी भी रहता हूँ। और इस तमाम चीजों के जरिए से एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मुझे खासकर पुरानी दिल्ली में हर बार फैसिनेट करती है कि हर बंदा जो है उसकी अपनी एक कहानी है, और उसके अंदर एक रोमांस भी है उसकी कहानी के अंदर। तो और उस रोमांस के अंदर वो खुद अपने अंदर अपनी एक बादशाहत जो है और अपनी एक वजूद जो है, उन सब चीजों को लेकर वो चल रहा है। जैसे मेरे को याद है, मैं सरवरी जान हुआ करती थी, और वो सन 47 के पार्टीशन के बाद जो आई थी, तो वो पुरानी दिल्ली के मजदूरों के लिए अपने जामा मस्जिद पार्क में गद्दे और रजाई किराए पे दिया करती थी उस दौर में, जो शायद अब कम हो गया है। तो ये आप जब जाएंगे दरीबा कला के आसपास, तो वहां पे खाटे लग जाती हैं रात को, सर्दियों में गद्दे रजाई किराए पे मिलते हैं। जामा मस्जिद के पार्क में ऐसा होता है, और बहुत सारी गलियों में, मार्केट में, सब जगह पर मजदूर ठेलों पे सो रहे होते हैं, कहीं कोई खाना बना रहा होता है। पर ये जो सरवरी जान जो गद्दे और रजाई देती थी, और आपके ख्वाबों के लिए भी जगह दिया करती थी कि सोइए और सपने देखिए, तो इनके पास जब मैं गया तो वहां पे कुछ लोग बैठे हुए थे, तो वो उन्हें डांट रही थी, कह रही थी कि ये अरे तबे की बोली मुझे पसंद नहीं है ना, मैं हैदराबाद निजाम की बेटी हूँ। तो मतलब उनकी जबान और उनकी शाइस्तगी और उनका लहजा और उनकी तमाम चीज ऐसी थी कि जिसके अंदर एक जिंदा दिली थी, और जिंदा दिली के साथ एक अपने आप में कि मैं भी कम नहीं हूँ, चाहे मैं यहाँ 5-10 रुपए का गद्दा दे रही हूँ। लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें थी, जैसे पीली कोठी के ऊपर जो ऐसे मजदूर जो छोटी छोटी जो दालें जो सड़क पे बिखर जाती हैं, उन दालों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे इकट्ठा करते हुए बात कर रहे हैं। तो एक औरत थी जो ऐसी ही दालें इकट्ठा करती थी, जो मैं उनके पास गया तो बोली आ गया तू शिव। अब मैंने कहा इन्हें मैं शिव कहाँ से दिखाई दे रहा हूँ। उनका एक बेटा था जो अपाहिज था। तो इस तरीके से वहां पर उन लोगों से बात हुई, इस तरीके से। जी, ये मैं एक सिर्फ जो रिसर्च वाले पॉइंट्स है उस पर मैं गौर फरमा रहा हूँ। मोटिवेशन इसमें सिंपल ये है कि जो एक आर्टिस्ट होता है वो कभी भी
अपनी अपनी चीज से, अपने आर्ट से अलग नहीं होता है। वो जब सोता है तब आर्ट के साथ सोता है, जब उठता है तब आर्ट के साथ उठता है। उसके माइंड में, बैक ऑफ माइंड, वो सब कुछ चलता रहता है हमेशा, लेकिन दिनचर्या भी चलती रहती है कि आपको रोड पे निकलना है, गाड़ी को सही करा के लेके आना है, या वहां पर उठ के बच्चे को स्कूल से लेके आना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने उस आर्ट को छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आपने काम शुरू किया, जैसे फिल्म का अनामिका जी ने शुरू किया था काम, तो ऐसा नहीं है कि पूरे समय पे वो चलता ही रहा कि हमें कल उठ के ये करना है, मगर वो बैक ऑफ माइंड हमेशा रहा, दूसरे काम चलते रहे। और जो ये फिल्म का जो काम था, ये भी अपने तरीके से एक दिमाग के दूसरे हिस्से में चलता रहा। जैसे मौका मिलता था अपने काम से फारिग होके फिर इसके अंदर लग जाते थे, और जैसे ही लगता था कि अभी ये चीज यहाँ तक कंप्लीट हुई है, चलो अब इसको नेक्स्ट शेड्यूल पे जाने के लिए अपनी दूसरी दिनचर्या में शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें सब कुछ ऐसी घुली मिली हैं एक दूसरे के साथ है कि आप इसको अलग नहीं कर सकते। जिंदगी और ये फिल्म, ये पूरी एक दूसरे के साथ साथ चलती रहती है हमारी, बस। और मैं सोमू का भी बताना चाहूंगी कि सोमू का बहुत डॉक्यूमेंट्री फिल्म से बहुत इनका बैकग्राउंड है, तो ये भी बहुत पैशनेट फिल्म मेकर हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई। तो इनका भी पैशन, अच्छा वो खुद ही बोलेंगे, पर मैं जस्ट बताना चाह रही हूँ। तो जब ये भी जुड़े तो इनका भी लोगों से, आम लोगों के साथ बहुत सिंपैथी है। इनके पेरेंट्स भी एक रूरल एरिया में रूरल बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो हम लोगों का बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग था, है ना। तो सोमू, अगर आप बात करें, सोमू। I mean, for me, there's no difference between working on a film and living. So it's I think giving time to a project is like giving care. It's like when you have a child and it's not a small time thing. No, you it's a process, and the more time you give, it's the more love and the more care you give. And so for that matter, I've never worked on a film that has taken less than 2 or 3 years. And the more time there is, the more you immerse into it, the more and then with time you it stops being a job. It's something that you've already you might have understood the script maybe 2 years ago, but by the time you've shot it, it's been internalized. Exactly. So then you're not executing something. You've already internalized it, and then you are performing on the day of the shoot. Exactly. So actually, that time is very important. If I don't think a film like this could have been made in a year. मैं अगर एक लाइन में अपनी बात कहूँ मजाकिया लहजे में, ये बाबलों का भाई खाता है साहब। इसमें आप सिर्फ इसको मतलब तिजोरी से और रकम से नहीं तोल सकते हैं, बट ठीक है, इकट्ठे हो गए और ये सारा कुछ होके इस ढंग से करने वाली बात है इसके अंदर, जो आप पैसे से और कला की बात पूछ रहे थे आप जिस दृष्टिकोण से। और आई थिंक ये पुरानी दिल्ली की गलियों में ये दीवानापन और ये तमाम चीजें जो हैं कहीं ना कहीं आप भी महसूस करते होंगे जब भी जाते होंगे वहां। मेरे पास एक्चुअली सवाल इतने हैं कि हम 5-7 घंटे बात कर सकते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन कहने का ये मतलब है कि इतनी सारी बातें हैं डिस्कस करने के लिए, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पहले कौन सा सवाल पूछूं, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं इंटरवीन करूंगी आपके साथ कि आपने एक शब्द इस्तेमाल करा, वियर्ड। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि हिंदुस्तान में जो जिस तरीके से हम जीते हैं वो ही एक लेवल पे अगर आप कहें तो वियर्ड है। अगर हर आम इंसान, वो बिजली पूरा जुगाड़ है, अगर आप आम इंसान है तो बिजली कहाँ से लाते हैं, टैंकर रुक जाता है रेड लाइट पे, उसमें पानी टपकता है, जो आम आदमी सड़क पे रहता है वो अपनी बाल्टी उससे भर लेता है। मेरे हिसाब से ये बहुत वियर्ड है। और ये एक लेवल पे, क्योंकि आपके पास साधन नहीं है तो आप लगातार इम्प्रोवाइज करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब एक जो हमारी जनता है, तो ये इनबॉर्न है, इसमें खासियत नहीं है, बल्कि हमने उस चीज को पकड़ने की कोशिश करी कि जब आप जा रहे हैं सड़क पे, तो सड़क का जो इंसान जो रह रहा है, कभी जैसे हम लोग जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अभी रुक जाइए, अभी पुलिस ने पानी फेरा है हमारे लोगों पे। हमने कहा भाई आ जाइए, इसमें
तो वो हो गया। कभी वो कह रहे हैं कि क्या नाम है, मेरे पास अभी वक्त नहीं है, अभी मुझे जाके वो किसी को जेल से छुड़ाना है। कभी मतलब तमाम चीजें हैं। कभी वो एक महिला मिली इनको रिसर्च करते हुए, वो बस अब एक चीज बोलती, इधर से उधर, उधर से इधर। क्या भाई, क्या हुआ इधर से उधर? भाई उनका पूरा सामान ले लिया गया, पेमेंट से फेंक दिया गया, तो उधर चली गई। तो वो अब ऑलमोस्ट पगला चुकी हैं, तो वो सिर्फ एक सेंटेंस बोलती है, इधर से उधर से, इधर से उधर। सो आई एम सेइंग कि ये जो क्वालिटी है लाइफ की, और इंडिया में भी है, और मतलब डेफिनेटली और आई थिंक पुरानी दिल्ली में तो मतलब इतने लेयर्स ऑफ लिविंग है और इतने लेयर्स ऑफ हिस्ट्री है ना। मुगल हिस्ट्री भी है, तो ब्रिटिश हिस्ट्री भी है, जो अभी मॉडर्न माइग्रेंट लेबर हिस्ट्री भी है। आप उसको आप विजुअली भी देखिए तो आप मतलब मुगल आर्च है तो उसके पीछे कोई प्लास्टिक की बाल्टी के साथ कोई नहा रहा है, तो पाइप निकला हुआ है, तो पुरानी कहाँ तहजीब है, दुनिया भर की चीजें हैं। और बहुत सारी चीजें लोकेश ने भी हमें गाइड करी। तो मैंने कहा कि ये सब तमाम लेयर्स ऑफ लिविंग हिंदुस्तान की खासियत है। बस ये हम लोग क्या पढ़ गए कि एक ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म में पढ़ गए कि रियलिज्म ये है, और हम रियलिस्टिकली जो सोमू जो हमसे कह रहे थे, हमें बस, मगर इसकी जरूरत नहीं है। हमको अपना मीडियम, अपना ईडियम, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो थिएटर हो, हमें ढूंढना पड़ेगा, है ना। और हमारा ये भी था कि हम कैसे इस असलियत को दिखाएं, हाउ डू वी शो दिस। एंड इसमें बहुत बड़ा देन है अर्चना जी का, सोमू का, और हमारे ऑडियोग्राफर जो हैं गौतम नायर, जिन्होंने बहुत मतलब लेयर्ड साउंड, 8-9 लेयर की साउंड भी क्रिएट करी है उसमें, विच इज ऑल्सो वेरी मच पार्ट ऑफ आवर कंट्री। मैं एक बात ऐड करूंगा अनामिका जी की बात के अंदर, जो अनामिका जी ने जिस बात पे गौर फरमाया कि अगर आप देखेंगे कि कैसे वहां पर पूरी स्पेस जो है कैसे बदलती रहती है। जो वियर्ड वाली जो बात थी कि एक साहब है जो ठेला है, ठेले पे अपना जो है वो खींचते हैं दिन भर, फिर शाम को उसी ठेले के ऊपर वो अपना खाना बनाते हैं और बड़ी इज्जत के साथ और उसके साथ खाना बना रहे होते हैं, और उसी ठेले पर फिर बिस्तर लगाते हैं, उसी ठेले पर फिर अपने ताश भी खेल रहे होते हैं, उसी ठेले पर वो जो है सुबह उठकर अपना नाश्ता और अपनी सारी चीज तैयार करते हैं। तो जो डिग्निटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ही एक तरीका, और वो जो खाना खा रहे होते हैं तो उनको आप देखें तो पूरी दिन मेहनत करने के बाद जिस दिन से खाना बना के खा रहे होते हैं, वो कहीं आप बड़ी डाइनिंग टेबल पे 5 स्टार होटल में बैठ के खा रहे हो, कोई वही नहीं है, या हम मध्यम वर्गीय अपने घर में खा रहे होते हैं, वो वहीं पर है। तो ये जो स्पेसेस जो बदल रही हैं उसी स्पेस में, और उसके अंदर जो अपने आप में क्रिएटिविटी है कि मतलब नाई की दुकान है वहां पे, फिर दिन में क्लब हाउस भी है, फिर दस्तरखान भी बिक जाता है, और वो अपनी नमाज भी वहां पर अदा कर लेता है, कोई वहां पर अपनी भजन भी गा लेता है। तो ये सारी उसी स्पेस के अंदर कैसे 24 घंटे वो स्पेस इसीलिए अलाइव रहती है, इसीलिए उसके अंदर वो जिंदा दिली रहती है। ये मैं एक पहलू, और आवाजों की भी अपनी दुनिया है उस स्पेस के अंदर कि वो मुख्तलिफ किस्म की आवाजें जो हैं, मुगले आजम का गाना भी चल रहा है तो पीछे से कोई गाली भी दे रहा है, और इधर से कोई मीर का शेर भी सोच रहा है कि भाई मीर साहब ने कहा था कि पूछे नहीं दिल्ली के और आके मुसव्विर हैं, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई, है ना, कि इतनी जबरदस्त स्केच बुक है, पर और आके मुसव्विर में है क्या, पान की पीक थूक के वहां पे जा रहे हैं हमें तभी की गाली से गुजर रहे हैं, और दूसरा गुस्से में देख रहा है, तीसरा अंग्रेज आया वो देख रहा है कि भाई ये क्या है। तो ये सारी चीजें इकट्ठे हो रही हैं उसी तमाम चीजों के अंदर से। लोकेश जी ने तो अपने कैरेक्टर की तरह बहुत अच्छे शब्द यूज करते हुए शुरू में कहा, जो ठेले पे सो रहा है वो ठेले पे सो रहा है, उसकी लाइफ बहुत, कहते ना कि वो ठेलों पे सो रहे हैं, हम गुजर जाते हैं कि अच्छा ठीक है ये दम है और हम अस हैं, और ये ठीक है सोते रहते हैं दिन भर काम करके, बनियान में सो गए, मच्छर काट रहे हैं, और यही मतलब बेसिकली एक आदमी ठेले पे सो रहा, रात को छत नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी ट्रेजिक चीज है। लेकिन फिल्म इसको नोटिस करती है, दिखाती है, लेकिन हम रियल लाइफ में पास से गुजर जाते हैं। तो आपका जैसे कैरेक्टर है वो बेसिकली बहुत ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके डिस्क्राइब करता है ओल्ड दिल्ली को भी और लोगों को भी, और नफासत से, और लेकिन फिल्म दूसरे उसी पॉइंट पे बहुत ही स्टार्क तरीके से भी हमको चीजें दिखाती है, अगर हम देख सकें तो। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपका जो जुनूनी का किरदार है वो अपने आप में ओल्ड दिल्ली में आज जो इंडिया का कल्चर बदल रहा है, जो आज जो डिवाइड हो चुका है कि हिस्ट्री है वो कहते हैं ना कि हम हिस्ट्री
को हम अपने तरीके से आज रीड करेंगे, तो ऐसे में एक तरीके से हम डिसोन कर रहे हैं जो आज से कुछ साल पहले तक ओन कर रखा था। जैसे ओल्ड दिल्ली है, उर्दू है, और उर्दू को लेके एक अपनापन और एक जो एक्सेप्टेंस था वो था। लेकिन अगर आप आज देखोगे ना, तो आज भाषा को लेके, खाने को लेके, धर्म को लेके बंटने का जो पूरा सीन चल रहा है, उसमें ये कैरेक्टर अलग ही खड़ा नजर आता है। और फिल्म में दिखता भी है कि उसी कम्युनिटी के लोग उसको रोकते हैं एक बार और बोलते हैं यार तू क्या हिंदू मुस्लिम कर रहा है, और मतलब तू थोड़ा सा जैन है, तू जैन की तरह रहे, या जो भी है, कि क्या करता रहता है। तो बेसिकली वो बड़ा शॉकिंग सीन है, लेकिन वो आज के इंडिया को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। तो मेरा सवाल एक तो ये था कि ये जो ओवरऑल अभी आज का इंडिया है, इसको लेके फिल्म मेकर के तौर पे अनामिका जी का क्या टेक है, बाकी क्रिएटर्स का क्या टेक है। और मेरा एक सवाल लोकेश जी से ये था कि आप अंदर क्या फील करते हैं आज, जैसे आप अभी बोल रहे हैं तो आप वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे कैरेक्टर बात करता है, तो मैं गेस कर रहा हूँ कि आप ऐसे ही रहते भी हैं और आप इसी के अराउंड काम भी करते हैं। तो ऐसे रहते हुए आज का इंडिया जो बदल रहा है और आपको वैसे रीड कर रहा है, तो वैसे में क्या आपको कहीं कोई ऐसा फियर सा नहीं है कि यार ये तो अलग ही दिशा में सब लोग निकल पड़े, मैं अलग अलग खड़ा हूं और मेरी तरह देख नहीं पा रहे हैं जैसे मैं देख रहा हूँ दुनिया को, या ओल्ड दिल्ली को, या मर्जिंग ऑफ सिविलाइजेशंस और कल्चर को, लैंग्वेजेस को मैंने एक्सेप्ट करके चल रहा हूँ, ये लोग अतीत से कुछ खोज के ला रहे हैं, एक ऑल्टरनेट वर्जन ऑफ इंडिया। और फिर तो बेसिकली इसको लेके दिमाग में आपके क्या चलता है? कैरेक्टर के दिमाग में भी सेम ही चीज थी और रियल लाइफ में भी मैं होप कर रहा हूँ कि शायद आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आसपास जो घट रहा है। मैंने जब लिखा था इसको तो मैंने थोड़ा सा जो आकाश जैन का फिगर था वो थोड़ा सा लिखा था इनके ऊपर, जब क्योंकि मैंने एक फिगर था गाइड, तो मैं इनको जानती थी, तो मैंने ऐसा फिगर रखा था अपनी स्क्रिप्ट में, तो जो कि इस तरीके से है, मतलब जैन साहब हैं मगर वो मुगल हिस्ट्री को बहुत पसंद करते हैं, वेजिटेरियन हैं मगर वो कबाब वबाब सबको दिखा, एक थोड़ी सी इनकी असलियत से भी है। और बहुत सारे कैरेक्टर्स प्रेरित भी हैं, क्योंकि इन बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम जानते हैं, जैसे छदम्मी जैसा कैरेक्टर है और रंग साहू के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इस तरीके से जो मतलब ऑब्वियसली पूरा नहीं है बट इंस्पिरेशन हमें बहुत असली कैरेक्टर से, जब मैंने स्क्रिप्टिंग करी थी बहुत सारी चीजें हम ये सड़कों पे देखते हैं। लाल बिहारी लोडर भी मैं किसी को जानती हूँ जो एक्चुअली आए थे और फिर वो उनको मतलब बेईमानी से उनको फिर वहीं छोड़ दिया, दुबई की प्रॉमिस थी और वहीं छोड़ दिया। तो आई एम सेइंग लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि हम लोग बहुत सारे थिएटर की वजह से हम सचमुच में बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में हैं, आम लोगों के भी, मिडिल क्लास के साथ भी, निम्न में, हम क्योंकि अलग अलग शहरों में हम लोग सब काम करते हैं। तो मेन चीज है कि ये रियलिटी एक्चुअली कुछ ऐसी कोई दूर नहीं है, मगर नई रियलिटी वो इतनी दूर हो चुकी है असलियत से कि अब वो ये जो हम बता रहे हैं वो लग रहा है कि ये कुछ अनोखा है ना। हाँ, स्टाइल डेफिनेटली नैरेटिव स्टाइल अलग है, वो एकदम ऐसा स्ट्रक्चर्ड कहानी नहीं है। वो मैं थिएटर में भी मेरा हमेशा एक्सपेरिमेंट चलता है कि अंदर की चीज निकले, इसके बजाय कि हम एक बस बाहर का एक खाका, एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दें। और उस इन जैसे जितनी चीजें आप एक सपने से समझ जाएंगे, आपको उनसे इंटरव्यू से आप नहीं समझेंगे। आप कहेंगे आज आपको क्या लग रहा है, वो कुछ बोल देगा, मगर वो एक बार अपना सपना सुना दे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके की पेन है या फियर है या जॉय है ना, उससे वो गुजर रहा है। सो फॉर मी दिस फिल्म व्हेन इट वाज डन इज डेफिनेटली कि वी मस्ट रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ आवर पीपल, है ना। और उनको जिस तरह से अभी फ्रेम कर दिया जा रहा है, द फ्रेमवर्क ऑफ कि वो या तो ड्रग एडिक्ट्स हैं या सब लोग सिर्फ जीबी रोड जा रहे हैं और सब बेईमान हैं या डॉन हैं, इन सब क्लासिफिकेशन से हम बिल्कुल, मैं आई वांट दैट नॉट टू बी देयर एवर, और इसमें ये कि मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, सेलिब्रेट करना चाहते थे इस डिग्निटी को, इस कल्चर को, जिसके लोग, बहुत सारे लोग हम जानते हैं जो कि बहुत ईमानदार हैं जबकि उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल है लाइफ में। तो ये इसका एक डेफिनेटली डिटर्मिनेशन था कि इस तरीके से मतलब रिप्रेजेंट करें, इस तरीके से करें। और ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग, अनेक लोग हैं जो आपके जैसे सोचते हैं, अनेक लोग नहीं है, और जो नहीं सोचते हैं इसीलिए भी जिद थी कि आप एक मेन स्ट्रीम सिनेमा में ऐसी फिल्म को घुसाएं। ये बिल्कुल गुरिल्ला के जैसे है कि आप, इसीलिए जिद थी। और मैं शिलादित्य जी को शुक्रिया अदा करती कि उन्होंने हमें बैक किया और चाहे छोटी सी जगह पे हमें मौका दिया, मगर हम जहां भी हमारी मांग होगी, हमारा डिटर्मिनेशन है कि वहां हम फिल्म भेजेंगे। इसमें और अभी लोग कह रहे मध्य प्रदेश भेजे, हमने कहा भाई अभी तो नहीं है,
बट अगर आपको लगता है कि आप 100, 200, 300 लोगों को इकट्ठा कर देंगे, हम भेज देंगे फिल्म, जिसमें एक क्योंकि बहुत सारे, ऐसा नहीं है, ये हम लोगों ने स्पेशली जो लोग कमर्शियल फिल्म्स करते हैं, उन्होंने एक वो कर, नहीं लोगों को तो ये चाहिए। किसने कहा कि लोगों को चाहिए? अब हम भी कल 10 तारीख को आजमाएंगे, क्योंकि बहुत सारे आम लोग आने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि ये हमारा प्रेमिस सही है या गलत है। हो सकता है हम उनसे बाकायदा जाके पूछेंगे कि नहीं ये बात बनी या नहीं बनी या क्या। इवन ट्रेलर कुछ लोगों ने कहा अरे ये किसको समझ में आएगा, जब इसको डाला गया व्हाट्सएप पे, जो मजदूरों का एक व्हाट्सएप है जो बनाया है लोकेश, तो सबने कहा दीदी ये तो हमारे घर की कहानी है। तो आप कौन है ठेका लेने के लिए कि कौन क्या समझता है या कौन नहीं समझता है? आप मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ फिल्म्स। और मैं सिर्फ दीदी की बात पे जो आप पूछ रहे थे बात, उसमें ये कहूंगा कि तहजीब जो है वो जिंदगी का नाम है जो अभी चल रही है, और जिंदगी जो है वो एक प्रवाह की तरह, एक लहरों की तरह जिंदा रहती है। आप कितने भी झूठ का पहाड़ खड़ा कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तहजीब जो है वो लोगों के दिल में है, लोगों की जबान में है, लोगों के जायके में है, लोगों की मिलनसारी में है, लोगों के त्योहार में है, हर चीज में है। उसको आप इस तरीके से दूर नहीं कर सकते जो बात आप पूछ रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो जो है वो रवायत, वो तहजीब जो है पुरानी दिल्ली के अंदर, पुरानी दिल्ली एक मेटाफर की तरह से है, वो हमारी पूरी संस्कृति के अंदर जो मिला जुलापन है, जो खिचड़ी है और जो कीच भी है एक किस्म से, वो सब चीजें अपने आप में वो हैं, वो वहीं पे हैं। ये अलग बात है कि आप एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तहत एक झूठ खड़ा कर दीजिए, एक लबादा खड़ा कर दीजिए, वो दूसरी बात है। अनामिका जी ने जो अभी एक बात बोली कि भाई लोग ये देखते हैं, जो एक कमर्शियल सिनेमा ने ये बात खड़ी कर दी कि लोग देखते हैं इसलिए दिखाते हैं, और वो लोग कौन है? एक्चुअली बात बिल्कुल सही है कि आपने कौन सा सर्वे किया जिससे आपको पता चल रहा है कि लोग ये देखेंगे? और मेरे को फिल्म में भी वो रेजिलियंस और प्रोटेस्ट नजर आता है, रेजिलियंस तो नहीं, प्रोटेस्ट नजर आता है इस चीज को लेके। जैसे जो पटरू पॉकेट मार जब गाइड बन जाता है और वो लास्ट में जब लेके जा रहा होता है, और वहां एक फॉरेनर का दिमाग एकदम भारी हो जाता है जब वो ऐसे पेनफुल कहानियां सुनती है, तो बोलती है ये मैं नहीं देखना चाहती हूँ, ना मैं सुनना चाहती हूँ। वहां पे वो एक तरीके से हिंदी सिनेमा का दर्शक है जो कह रहा है मुझे आप नशा दो, नशा तो मेरा दिमाग रिलैक्स्ड हो, मैं रियल लाइफ को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हूं। तो फिर वो पॉकेट मार वहां बोलता है तो फिर मैं भी नहीं दिखाऊंगा, मेरे को नहीं दिखाना, ये आपका टूर यहीं खत्म होता है। Yeah, the expectation of what you're showing in Old Delhi, and you can show it in a very romantic way, and but there is the piece is almost objecting to you making it into an object. It's saying that, so that you use the word protest. I think there is a protest in the film about how you look at the film. Every time you think it is a certain kind of a film, it protests that also. So and throughout the film you carry on having to reevaluate what you're seeing and what is the form and what is the but there was but throughout I think the strength is that this is it is not us looking at something else, it is the reverse. So I think that was even as a camera person, you end up feeling that you are looking and capturing something else. But I think in Godeku it's the reverse. It's that the life in front of the camera is constantly protesting, saying that I'm not like that. I might be like this, I might be like that, and so the form itself is constantly questioned. How you frame it, how you edit it, it gives the voice to what is in front of the camera rather than the camera and the editing being something that is framing and portraying something. So so that and then sometimes it's you can feel frustrated also. Maybe like the tourist who comes and says, I don't want to hear that. And then Patru turns around and says, okay, the walk is over. That's frustrating for that tourist. but then it is but then there's a voice that Patru has, and there's a voice that the reality in front of the screen has, which is
beyond what you wanted to be or not wanted to be. So so I think that sometimes turning around and saying no to the camera and to the film is an important thing. To it's giving the voice to what is in front, rather than say having the misconception that we are making a film and we are telling something. क्या बात है, that's exactly the point. हाँ. All the best आपको फिल्म के लिए. हाँ, thank you very much. बहुत अच्छी फिल्म है. Thank you.